नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको मैं दिखाता हूं कुछ बेहतरीन ऑफर जो अनअकैडमी आपके लिए लाया है। ये ऑफर आपकी क्लास के लिए हैं, आपके पेड कोर्स के लिए हैं, आपके टेस्ट सीरीज के लिए हैं, या अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं। बस फटाफट मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। जो आपके काम की चीज़ है उसको आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है परचेज करने का। आपको जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट आप देख लीजिए। यहाँ पर 1 साल का पूरा प्लान है आपका कोर्स का। इसके अलावा 2 साल का प्लान है। और कौन से टीचर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कितने घंटे तक पढ़ाएंगे, डेट क्या होगी क्लास की, यानी कि सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका 2 ईयर का प्लान है। ठीक है, 1 ईयर का प्लान ऊपर आपने देखा था। इसके अलावा ये पूरा डिटेल है 2 ईयर का। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा मिशन एयर 360 यानी कि सब कुछ एक साथ कवर करने का प्लान है। और 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और स्लाइड आपके लिए मैं दिखाता हूँ। ये है क्रेश कोर्स, यानी कि यहाँ पर क्रेश कोर्स भी आपको मिलेंगे। मात्र 15,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है। 60 डेज का है। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेंगे। ठीक है, कुछ और स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये है आपका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यदि आप टेस्ट में बेहतरीन करते हैं तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यदि आप कोर्स खरीदते हैं 28 अगस्त तक, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं इस तरीके से। अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरा प्लान है। 21 टेस्ट फॉर ऑप्शनल है। ठीक है, इसके अलावा 80 टेस्ट है एवरी ईयर। इसमें आपको 50 टेस्ट फिल्म्स का मिलेगा और मेंस के 30 टेस्ट मिलेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। कुछ और स्लाइड हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक यूपीएससी, यानी कि 1 सब्सक्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कुछ और चीज़ें, कुछ और स्लाइड देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज टिल मेंस, यानी कि सब कुछ एक साथ, यानी कि प्री से लेकर के मेंस तक सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है, जो चीज़ आपको आराम से देखनी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या और डिटेल में देखना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर सारी डिटेल आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ और स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये लोन का प्रोग्राम है अनअकैडमी का। यदि आप लोन जो है आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन की भी व्यवस्था अनअकैडमी ने की है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर यूपीएससी सीएससी अनलिमिटेड सरप्राइज, ये 20 बुक्स हैं जो बहुत ही एसेंशियल है यूपीएससी में, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और जो है क्लासेस संबंधित और पेमेंट का जो है पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो यदि आप परचेज करना तो फटाफट जाइए परचेज कीजिए। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने स्लाइड पर और क्लास को शुरू करते हैं पढ़ना। तो पिछली क्लास में मैंने आपको छोड़ा था जहाँ पर हमने ये समझ लिया था कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जा सकती है। ठीक है, और उसके लिए 1955 के अधिनियम में क्या प्रावधान है और भारतीय संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। ठीक है, अब हम उससे आगे थोड़ी बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये है आपका स्लाइड, क्लास का स्लाइड है। ठीक है, एकल नागरिकता को हम समझेंगे। देखिए, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो धीरे धीरे आदमी सीख पाता है। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बीच में थोड़ा समय लेता हूँ और चीज़ें पहले से काफ़ी अच्छी हो रही हैं, लेकिन अभी बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो पाया हूँ। धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर होगा। तो देखते हैं क्लास में क्या है। एकल नागरिकता, यद्यप भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति को अपनाया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान कैसा है, एक संघीय संविधान है और इसने क्या है, दोहरी पद्धति को अपनाया है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई, यानी कि जो भारत में नागरिकता की व्यवस्था है वो क्या है, एकल है। अर्थात भारतीय नागरिकता एक नागरिकता है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं है। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई। पृथक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पा में नीचे रहा लगता है, पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य सभी राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है, अन्य जो संघीय देश हैं वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था, जैसे आपका स्विट्जरलैंड है या आपका अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक होता है वरन उस विशेष राज्य का भी नागरिक है जहाँ वह रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की दोहरे अधिकार भी प्राप्त हैं।
या यह जो व्यवस्था है ये एक कह सकते हैं भेदभाव वाला व्यवस्था है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप अगर इंडिया में आपके दूसरी नागरिकता होती तो उसके इम्पैक्ट क्या होती। आप कल्पना कीजिए कि एक नागरिकता आपकी इंडिया की होती और जो दूसरी नागरिकता होती वो यूपी की होती या बिहार की होती या मध्य प्रदेश की होती। अगर ऐसा कुछ होता तो मध्य प्रदेश में आपके लिए ज़्यादा ऑफर होते, कुछ हो सकता है यूपी में ज़्यादा ऑफर होते या महाराष्ट्र में ज़्यादा ऑफर होते। तो एज ए इंडियन सिटीजन आपके साथ एक भेदभाव होता है। तो अभी क्या है, वर्तमान में सबके लिए समान व्यवस्था है पूरे देश में, ठीक है। कुछ बाद इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यथासंभव सबको एक जैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इंडियंस के लिए। यहाँ पर एकल नागरिकता इसीलिए रखा गया कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो कमज़ोर ना होने पाए, ठीक है। यह व्यवस्था जो कि अमेरिकी व्यवस्था ही भेदभाव पैदा करती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है या सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर के हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि दोहरी नागरिकता है तो यूपी में हो सकता है कि आईएएस बनने की योग्यता आपकी ग्रेजुएशन हो और बिहार कह दे कि नहीं हम इंटर पे ले लेंगे, या राजस्थान कह दे कि नहीं हम हाई स्कूल पे ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के क्वालिटी में दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। या जो यूपी के लोग होंगे वो कहेंगे कि हमारे लिए टफ बना दिया गया है और बिहार और राजस्थान के लिए मामला ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक जो है असमानता की स्थिति होगी अगर नागरिकता दो होगी और उनके अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत में सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं हुआ हो या निवास कहीं भी हो, पूरे देश में उनकी समान नागरिकता का अधिकार उन्हें प्राप्त है, ठीक है। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं, यहाँ भी अपवाद है। यानी कि बिल्कुल ये बात सही है कि लोगों को जो है एक समानता देने के लिए एकल नागरिकता को अपनाया गया, लेकिन इसमें भी भेदभाव है। तो भेदभाव क्या है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर भेदभाव कहाँ कहाँ पर आपको संविधान में देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद 16, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरी या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया, ठीक है। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करें, ठीक है। ये प्रदेश क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं जिनका अपना रीजनल आइडेंटिटी है, तो वो प्रभावित ना हो इसलिए ये व्यवस्था किया गया, ठीक है। जैसा कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। जो ये अधिनियम था जिसके तहत आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को एक अलग व्यवस्था दी गई थी, 1974 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे देखेंगे जो दूसरा पॉइंट है उसमें देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। इसका अभिप्राय ये है कि जो है निवास के आधार पर राज्य कोई किसी को अलग से सुविधा नहीं दे सकती है, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ों में छूट भी दिया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकते हैं। यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, शुल्क होना चाहिए। शैक्षणिक भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, पीडीएफ बनाने वाले की गलती है। शैक्षणिक शुल्क में छूट मिल सकता है, ठीक है, शैक्षणिक शुल्क में छूट मिल सकता है। तो इसको आप सही कर लेंगे, यहाँ पर शैक्षणिक शुल्क होगा। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए यूपी का है तो कोई यूपी का बंदा है तो यूपी की सरकार ने उसके लिए व्यवस्था कर दी कि भाई जो यूपी के लोग होंगे उनके लिए इतनी फीस ली जाएगी। यदि कोई आउट ऑफ यूपी है तो उससे दुगना फीस लिया जाएगा।
आप देखते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में जब आप फॉर्म भरते हैं, आप अदर स्टेट से होते हैं, तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा कम सुविधा मिलता है, जिससे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, जो स्टेट आरक्षण देता है। इसके अलावा फीस भी ज़्यादा ली जाती है जो बाहर के लोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। अब इसको आप ये नहीं कहेंगे कि समानता के अधिकार का हनन है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें आप देखेंगे, निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जातियों के हित में सुरक्षा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर भी अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, संविधान कहता है, लेकिन उस स्वतंत्रता की सीमाएं बना दी गई हैं। जैसे बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर उनकी अपनी लोकल आइडेंटिटी है और वो इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे आपका अंडमान निकोबार में केस हुआ था, एक अमेरिकी गया था वहाँ पर, और जो वहाँ के जनजातियाँ थी उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। जो सेंट्रली जनजाति थी उसने उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वो जो है अपने समाज में अलग रहना चाहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहते हैं, वो मुख्य धारा में मिलना नहीं चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर जो है कोई दबाव नहीं बनाएंगे। और भारत ऐसा करता भी है कि उनके उस अकेलेपन को सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर प्रवेश के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। इस आधार पर आपको छूट नहीं मिल सकता कि आर्टिकल 19 कहता है कि आपको कहीं भी अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। ये विशेष व्यवस्था किया गया है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, ताकि वहाँ पर कोई बेवजह का इंटरफेयर ना कर पाए, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे संस्कृति, भाषा, परिवार, रिवाज आदि को बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने के लिए भी किया गया है। आप देखेंगे जब अंग्रेज भारत में आए तो वो कहाँ पर चले गए, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने खूब सारा पैसा दिया लोगों को और बहला फुसला करके बहुत सारे लोगों को ईसाइयत में कन्वर्ट करा दिया। तो अगर भारत सरकार उस पर रोक नहीं लगाती तो बहुत सारी विदेशी ताकतें अपनी विचारधारा को बेचने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देती। तो इसीलिए वहाँ पर जाना प्रतिबंधित किया गया है, लोगों को रोका गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप, भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि सबको एक ही प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। ये अमेरिकी संविधान से अलग है, ठीक है। हमने जो संघीय प्रणाली अपनाया वो जो है कनाडा से ज़्यादा मैच करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच में एकता बनाए रखने के लिए की गई है, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद होते रहते हैं, ठीक है। इतना कुछ हमारे संविधान सभा ने किया, अच्छा किया, लेकिन फिर भी ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो कि इस बात को दर्शाती हैं कि जो राष्ट्र निर्माण का एक लक्ष्य था संविधान सभा के दिमाग में वो पूरा नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन फिर भी एकल नागरिकता ने भारत की एकता में एक जो है मजबूत कड़ी के रूप में काम किया है, ठीक है। चलिए इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इसके आगे हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकल नागरिकता समझ में आया होगा, इसका प्रभाव क्या है ये भी समझ में आया होगा, हमने क्यों एकल नागरिकता अपनाया था इसको भी आपको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।